हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 5 के हल को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 5 आपकी किताब में पेज 8 पर दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 5 में दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m-1 या 9m-8 के रूप का होता है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जिस रूप में होता है, अर्थात जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक का घन 9 के गुणज या 9 के अपवर्त्य के रूप में है, या 9 के अपवर्त्य में 1 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, या 9 के अपवर्त्य में 8 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जब होता है तो निश्चित रूप से वह संख्या भी या तो 9 के अपवर्त्य के रूप में होती है, या 9 के अपवर्त्य में ही कुछ जोड़ने पर प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि 9 का हम कोई गुणनखंड ले लें, जैसे 9 का गुणनखंड 3 होता है और हम उसका घन करके देखें, अर्थात 3 का घन हम यदि करते हैं तो हमें 27 प्राप्त होता है। और हम देखते हैं कि 3 के घन में 9 एक गुणनखंड के रूप में है, इसलिए हम 3 के अपवर्त्य के रूप में भी उस संख्या को ले सकते हैं। इसे सरलतम रूप में समझने के लिए हम उसी रूप में इसे समझ सकते हैं जैसा कि पिछले सवाल या प्रश्न 4 में हम लोगों ने किया था, जहाँ पर किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m-1 के रूप में दिखाना था। तब हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के संबंध से तुलना की थी। ठीक इसी प्रकार प्रश्न 5 में भी हम धनात्मक पूर्णांक के घन के रूपों की तुलना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में दिए गए संबंध a बराबर BQ प्लस R से कर सकते हैं। यदि हम धनात्मक पूर्णांक के घन 9m को 9m-0 लिखें और उसके अन्य रूपों को उसी रूप में लिखें जैसा कि दिया गया है, अर्थात 9m-1 9m-8 के रूप में लिखें, तो हम पाते हैं कि q की जगह m है। आप देख रहे हैं, धन की जगह धन है,
और आर की जगह 0, 1 और 8 यहाँ है, परंतु बी की जगह यदि हम देखते हैं तो हमें 9 प्राप्त हो रहा है, अर्थात हम b बराबर 9 ले सकते हैं। यदि हम b बराबर 9 लेते हैं तभी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, परंतु b बराबर 9 लेने पर हमें हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 9 रूपों में लिख सकते हैं। यह आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से समझ सकते हैं। उस स्थिति में शेषफल r 9 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। इस प्रकार शेषफल r 0 और 1 से लेकर 8 तक हो सकता है। इस प्रकार से हमें कोई भी धनात्मक पूर्णांक 9 रूपों में प्राप्त होगा और फिर हमें उन सभी 9 रूपों का घन करना होगा और यह देखना होगा कि वे घन 9m के रूप के हैं या 9m धन 1 के रूप के हैं या 9m धन 8 के रूप के हैं। यदि हम b बराबर 9 लेते हैं और इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं तो सवाल या प्रश्न का हल लंबा होगा और जटिल होगा, परंतु ऐसा नहीं है कि हम इसे हल नहीं कर सकते हैं। 9 लेकर के भी इसको हम हल कर सकते हैं। ऐसा आप करके देख सकते हैं। यदि आपको परेशानी होती है तो मैं b बराबर 9 लेकर भी इसको हल करके दिखा सकता हूँ, परंतु सरलता के लिए हम b बराबर 3 भी ले सकते हैं। लेकिन इस 3 लेने के पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि 9 3 का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम देखते हैं कि 9 का गुणनखंड 3 है और साथ ही साथ यदि हम 3 का घन करते हैं तो हमें 27 प्राप्त होता है और 27 का एक गुणनखंड 9 है, अर्थात 27 9 का अपवर्त्य है या गुणज है। तो इस प्रकार से हम ऐसा गुणनखंड 9 का ले सकते हैं जिसका घन करने पर हमें 9 का अपवर्त्य प्राप्त हो, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m या 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप में दिखाना है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर b बराबर 3 लेकर चलते हैं। क्यों चलते हैं वह भी मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया है। यदि आपको कहीं समझने में परेशानी होती है तो अवश्य बताइएगा। तो इस प्रकार हम b बराबर 3 लेकर चलते हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को a मानकर चलते हैं और उस स्थिति में a 3q धन 1 या 3q धन 2 के रूप में होगा, जबकि हमने b बराबर 3 लिया है। इसे समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि a और b यदि कोई धनात्मक पूर्णांक हैं तो उस स्थिति में हम इस संबंध के रूप में a और b को लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है a बराबर bq धन r, जहाँ पर q और r अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हैं। और इसे b की जगह जब 3 लिखते हैं तो हमें 3q धन r प्राप्त होता है, जहाँ पर r 3 से छोटा अर्थात b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। इस प्रकार r के मान को हम अगर स्पष्ट रूप में लिखें तो r बराबर 0, 1 और 2 हमें प्राप्त होता है, क्योंकि r का मान 3 से छोटा है
और 0 उससे बड़ा है या उसके बराबर है। तो इस प्रकार r के हमको 3 मान यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, आप देख रहे हैं 0, 1, 2। और जब हम a बराबर 3 क्यू धन r में r बराबर 0, 1 और 2 रखते हैं तो हमें 3 क्यू धन 1 और 3 क्यू धन 2 के रूप में धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। अर्थात कोई भी धनात्मक पूर्णांक जब हम b को 3 के बराबर लेकर चलते हैं तब वह 3 क्यू के रूप का होगा या 3 क्यू धन 1 के रूप का होगा या 3 क्यू धन 2 के रूप का होगा। इस प्रकार से 3 रूपों में वह मिल सकता है हमको, और इन तीनों ही रूपों का हम घन करेंगे और देखेंगे कि उनके घन, इन तीनों ही रूपों के घन हमें किस रूप के प्राप्त होते हैं। तो 3 क्यू का जब हम घन करते हैं तो आप देख रहे हैं घात 3 हम यहाँ पर लगाते हैं, और इस प्रकार से जब घन प्राप्त करते हैं तो 3 क्यू का घन 27 क्यू की घात 3 के बराबर प्राप्त होता है। उसमें यदि हम 9 उभयनिष्ठ लेते हैं या कॉमन लेते हैं तो हमें ब्रैकेट के अंदर 3 क्यू की घात 3 प्राप्त होता है, और 3 क्यू की घात 3 को हम m के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर m बराबर 9 क्यू की घात 3 है। यहाँ पर आप हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि q पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, इसलिए q w को बिलोंग करेगा या w का सदस्य होगा, अर्थात एक पूर्ण संख्या होगा। और जब हम q का घन लेंगे तब भी वह पूर्ण संख्या होगा, और जब 3 से गुणा करेंगे तब भी वह पूर्ण संख्या ही होगा। और इस प्रकार हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी जिसे हम m के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर 9 गुणे 3 क्यू की घात 3 को 9m के रूप में लिखा गया है, जहाँ m बराबर 9 क्यू की घात 3 है। अब यदि 3 क्यू धन 1 जो कि दूसरा रूप है धनात्मक पूर्णांक का, उसका घन करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 क्यू धन 1 पूरे की घात 3 है, और जब इसे हम a धन b पूरे की घात 3 वाले सूत्र से इसका विस्तार करते हैं तब हम पाते हैं कि यह 27 क्यू की घात 3 धन 27 क्यू की घात 2 धन 9 क्यू धन 1 के बराबर होता है। और यहाँ पर पहले 3 पदों में यदि हम 9 उभयनिष्ठ लेते हैं या कॉमन लेते हैं तो हम पाते हैं कि 9 और ब्रैकेट के अंदर 3 क्यू की घात 3 धन 3 क्यू की घात 2 धन क्यू और एक में ब्रैकेट बंद धन 1 के बराबर यह हो जाता है। यहाँ पर हम 3 क्यू की घात 3 धन 3 क्यू की घात 2 धन क्यू को m मान सकते हैं, क्योंकि यह भी एक पूर्णांक ही होगा, क्योंकि q पूर्णांक है इसलिए ये पूरा व्यंजक भी एक पूर्णांक होगा। और इस प्रकार हम इसको m मान सकते हैं, और यहाँ पर हम इसे 9m धन 1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर m बराबर 3 क्यू की घात 3 और धन क्यू की घात 2 धन क्यू है। तो इस प्रकार हमने देखा 3 क्यू धन 1 का जो घन है वह 9m धन 1 के रूप का हमें प्राप्त हुआ, साथ ही साथ 3 क्यू का जो घन था वह हमें 9m के रूप में प्राप्त हुआ। अब तीसरा रूप जो धनात्मक पूर्णांक का है 3 क्यू धन 2 पूरे की घात 3, इसे जब हम विस्तार में लिखते हैं तब हम पाते हैं कि यह 27 क्यू की घात 3 54 क्यू की घात 2 धन 36 क्यू धन 8 के बराबर है। और यहाँ पर पहले 3 पदों में हम 9 उभयनिष्ठ या कॉमन ले सकते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें ब्रैकेट के 9 के साथ ब्रैकेट के अंदर 3 क्यू की घात 3 धन 6 क्यू की घात 2 धन 4 क्यू ब्रैकेट बंद धन 8 इस रूप में यह प्राप्त होता है। इसमें जो ब्रैकेट के अंदर व्यंजक है उसे यदि हम m मान लें तो 3 क्यू की घात 2 का घन हमें 9m धन 8 के रूप
में प्राप्त हो जाता है, जहाँ पर m 3q की घात 3 6q की 3q की घात 3 धन 6q की घात 2 धन 4q के बराबर है। इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि 3q की घात 2 के रूप में जब धनात्मक पूर्णांक होता है तब उसका घन 9m धन 8 के रूप में प्राप्त होता है। तो हमने यह देखा कि यदि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q धन 1 या 3q धन 2 के रूप का होता है तो उनके घन 9m या 9m और 9m धन 1 तथा 9m धन 8 के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है। इस प्रकार हमने यह देखा कि जो हमें सिद्ध करना था वह हमने यहाँ पर सरलता से सिद्ध कर लिया। यदि इस प्रश्न के हल में कहीं पर भी कोई परेशानी आपको महसूस होती है, कोई कठिनाई महसूस होती है, तो आप मुझसे अवश्य पूछें। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।